नमस्कार। जीएस पाठशाला में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टोन एज यानी पाषाण काल। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये आता है कि पाषाण काल हमें क्यों पढ़ना होता है, स्टोन एज हमें क्यों पढ़ना होता है। तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझो। जब मानव जाति का इतिहास प्रारंभिक स्तर पर था तो उस वक्त इंसानों के बारे में हमें जो भी कुछ पता चल रहा था उसका सबसे बड़ा जो माध्यम था, सोर्स था, वो था क्या? पत्थर यानी स्टोन। इसी कारण से हमें स्टोन एज यानी पाषाण काल पढ़ना होता है, क्योंकि उससे हमें मानव जाति के प्रारंभिक इतिहास के बारे में पता चलता है। स्टार्टिंग में इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में पता चलता है कि मानव किस तरीके से एक होमोसेपियंस जिसे हम लोग कहते हैं, वो होमोसेपियंस से एक सामाजिक प्राणी, सोशल एनिमल के रूप में जनरेट हुआ इंसान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस लेसन को। और उसे देखने के पहले कुछ अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम अमित कुमार है। आप मुझे अनअकैडमी पे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं जो कि आप सामने देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस पर किसी भी कोर्स सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे इस कोड अमित फॉर जीएसपी का यूज कर ले, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस लेसन को, क्या है इस लेसन में। और गाइज, आप सबों से हमारी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो की भावनाओं में खोने से पहले चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो और वीडियो को शेयर जरूर से करना। तो चलिए देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, मानव जाति का जो प्रारंभ हुआ था, विकास स्टार्ट हुआ था, उसे देखते हैं। ये जैसा कि आप एक पॉइंट देख रहे हैं, ये है 0 डिग्री यानी इक्वेटर, भूमध्य रेखा जिसे हिंदी में कहते हैं। इसी लाइन पर, इसी रेखा पर के आसपास के इलाके में, ये जो अफ्रीका का एरिया पड़ रहा है, यहाँ पर क्या हुआ कि इंसानों का जन्म हुआ। यह कह सकते हैं किसी भी जीव जंतु का स्टार्टिंग जो हम लोग ग्रोथ देखते हैं वो यहाँ से शुरू होता है। कैसे? तो देखो, यह एक्चुअली में पूरा जो पृथ्वी था, जैसा कि ज्योग्राफी में आपको पता होगा, पूरा धरती पेंजिया पैंथालासा में जब बटा हुआ था, आइस एज का दौर चल रहा था। लेकिन वो आइस एज धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि गर्मी बढ़ने लगा, पूरे पृथ्वी का बर्फ पिघलना शुरू हुआ। और उसमें से जब हम लोग बात करते हैं इस इक्वेटर का, चूंकि आप सबों को जैसा कि पता है यहां पर सबसे अधिक सूरज का गर्मी पड़ता है, जिस वजह से यहां पर इस रीजन में जो बर्फ है पहले पिघला। ठीक है, अब बर्फ का पानी जाएगा कहां? धरती एब्जॉर्ब करेगा, मिट्टी एब्जॉर्ब करेगा। तो उसके बाद क्या होगा? घास उगेगा, पेड़ उगेगा, पौधे उगेंगे, है ना। उसी तरीके से जीव जंतु, इंसान सभी का जन्म हुआ, उत्पत्ति होता है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ हजार सालों में गर्मी और अधिक बढ़ गया, बहुत अधिक बढ़ गया। तब अब इतनी अधिक गर्मी की वजह से लोगों ने क्या किया, यहां से मूव करना शुरू कर दिए, क्योंकि गर्मी बढ़ने की वजह से पानी सूखने लगा, जानवर भागने लगे जगह छोड़कर, या पेड़ पौधे सूखने लगे। और गर्मी इतना अधिक बढ़ चुका था कि जो सूखे हुए पेड़ पौधे थे उस पर आग लगने लगा, घास के मैदान पे आग लगना शुरू हुआ। तब इंसान यहाँ से मूव करते करते इस रीजन की तरफ बढ़ा। ये जैसा कि आप अरब कंट्री देख रहे हैं, और फिर इधर से भी निकल गया, यानी इधर अफ्रीका से अरब को आया, अरब से आप कह सकते हैं इंडिया को आया, कुछ चाइना को गया, कुछ तिब्बत को गया, कुछ रसिया को गया, है ना। इस तरीके चारों तरफ इंसान जो है वो फैलने लगे, स्प्रेड होने लगे। तो इस तरीके से इंसान पहुंचा कहाँ? भारत में। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में इंसानों ने, वो जो आदि मानव थे, होमोसेपियंस का जो प्रारंभिक स्टेज था, उन्होंने क्या किया सॉरी। तो ये इवोल्यूशन था, यानी मानव का उत्पत्ति बोल सकते हैं, उनका विकास, संरचना बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे उसे और डिटेल्स फॉर्म में। तो देखो गाइस, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, है ना, इसे हम लोग मेनली 3 भाग में बांट देते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक, ये हो जाता अपना प्री हिस्टोरिक एरा, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एरा, और ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एरा। उसी तरीके से प्री हिस्टोरिक एरा को भी 3 भागों में बांट दिया जा रहा है। क्या क्या? तो ये क्या, अपना पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और फिर ये पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज जो है, वो भी 3 भाग में बट रहा है, निम्न पूरा, मध्य पूरा, उच्च पूरा, है ना। एक एक करके सारे को देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे, घबराओ मत। अगर इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हो तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ये मिलने वाला है टेक्निकल टर्म। तो चलो देखते हैं इसे आगे। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में जो कि बांटा गया है, प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा और हिस्टोरिक एरा। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एरा में क्या
क्यों कहा जाता है इसे प्री हिस्टोरिक एरा? तीनों अगर 3 भाग में बटे हुए उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। प्री हिस्टोरिक एरा में हमें क्या दिखता है कि लिखे हुए कोई भी एविडेंस नहीं मिलते, यानी लिटरली सोर्सेस नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें मिलता है क्या? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जैसे स्टोन एज, पाषाण काल। फिर उस तरीके से हम लोग देखते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एरा। यहाँ पर लिटरली सोर्सेस से भी मिल रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से भी मिल रहे हैं, लेकिन ये जो लिटरली सोर्सेस हैं अनरीडेबल है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अनरीडेबल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन, अपवाद भी है, वैदिक सभ्यता, क्योंकि वेदों को तो पढ़ा जा सका है, उसके बावजूद इसे यहां पर रखा जा रहा है। वेद जो अपने वो रीडेबल है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है अनरीडेबल है। तो इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता से एग्जाम्पल बन रहा है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वैदिक सभ्यता क्यों बन रहा है? तो इसका कुछ पक्का कारण वैसा कुछ नहीं पता चलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एरा। यहाँ पर क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी मिलेंगे, लिटरली सोर्सेस भी मिलेंगे। एग्जाम्पल है महाजनपद और बुद्ध का काल, जैसा कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा। सिंपल है, प्री हिस्टोरिक एरा में मेनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, प्रोटो हिस्टोरिक एरा में आर्कियोलॉजिकल और लिटरली दोनों है, लेकिन लिटरली सोर्सेस जो है अनरीडेबल है, और हिस्टोरिक एरा में आर्कियोलॉजिकल भी मिलते हैं, लिटरली भी मिलते हैं, और रीडेबल भी है, पढ़ा जाने योग्य है, यानी पढ़ा जा सका है उसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग डिवाइड करेंगे प्री हिस्टोरिक एरा को और भी सूक्ष्म तरीके से। तो प्री हिस्टोरिक एरा जो है उसे भी हमने 3 भाग में बांट लिया। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेजोलिथिक एज, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। ठीक है, 3 भागों में हमने इसे बांट लिया। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पूरा पाषाण काल जो है वो स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग, जब मानव का इतिहास शुरू होता है, जब इंसान शुरू होता है, तब से लेकर के कब तक है? तो 10,000 ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट तक। उसी तरीके से जहां पर ये पैलियोलिथिक एज खत्म होगा, वहां पर से शुरू होगा अपना मेजोलिथिक एज, जो कि 10,000 बिफोर क्राइस्ट से लेके 5500 बिफोर क्राइस्ट तक होगा, और जहां पर ये खत्म होगा वहां पर शुरू हो जाएगा नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, जो कि 5500 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक रहेगा। ठीक है, देखते हैं इसे आगे। हाँ, तो ये है अपना क्या? पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब ओल्ड, पाषाण यानी स्टोन, काल यानी एज। ओल्ड स्टोन एज भी इसे कहते हैं, पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या था? तो देखो, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये जो हथियार हैं, औजार है, पत्थर के बने हुए हैं, है ना, काफी बड़े साइज के हैं। पहली बात, टाइम पीरियड क्या कब से कब है? फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके 10,000 BC, बिफोर क्राइस्ट तक, है ना। उस वक्त इंसान क्या थे? यात्री थे यार, घूमते बहुत थे। अब सवाल आता है घूमते क्यों थे? तो सिंपल समझो इसे, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, जस्ट ए मिनट। अब देखो, सिंपल सा बात है क्या कि कोई व्यक्ति मान लो इस लोकेशन में रह रहा है, ठीक है, यहां पर वो क्या कर रहा था? स्टार्टिंग एज में इंसान क्या था? तो ट्रेवलर तो था ही। क्यों क्यों ट्रेवल करता था? ट्रेवल क्यों करता था? तो वो करता था हंटिंग के लिए और फूड गैदरिंग के लिए। अब यहाँ पर फूड गैदरिंग किया, हंटिंग किया, यहाँ का सारा फल या जो भी उसे जीव जंतु मिले वो समाप्त हो गए। अब वो आगे बढ़ेगा, आगे इस रीजन में आया, यहाँ भी हंटिंग किया, फूड गैदरिंग किया, यहाँ पर समाप्त हुए, आगे बढ़ा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। इस तरह से इंसान घूमते रहता था। यानी यात्रा जो कर रहा था उसके पीछे मेन रीजन क्या था? फूड गैदरिंग, यानी भोजन संग्रह करना, और साथ ही साथ हंटिंग यानी शिकार करना, है ना। तो इन दो वजह से इंसान क्या कर रहा था? ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो आगे हमें पता चलता है कि इंसान स्टार्टिंग पीरियड में क्या था? फूड गैदरर था, संग्राहक था, हंटर था, यानी शिकारी था, इसलिए वो यात्रा करते रहता था। इंसानों को खेती के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। आग का खोज हो चुका था, तो आग तो हमने स्टार्टिंग में देखा, जो अफ्रीका में आग लगा था, तो आग के बारे में पता चल ही चुका था। और रहते कहां पर थे? नदी या पहाड़ों के किनारे। क्यों? तो उसके पीछे एक कहानी है, तो देखते हैं कहानी क्या है।
देखो, कहानी कुछ यूं है कि ये है पहाड़। पहाड़ में उसे क्या मिलेगा? गुफा मिलेगा, है ना? गुफा मिलेगा पहाड़ में। गुफा में वो रहेगा तो सेफ्टी से रहेगा, यानी सेफ रहने के लिए पहाड़ के आसपास जगह ढूंढते थे, वहां पे गुफा मिल जाता था, सेफ रहते थे। पत्थर मिलेंगे छोटे बड़े अलग अलग साइज के, है ना? ढेर सारे पत्थर मिलेंगे पहाड़ों के पास। अब इंसान उन पत्थरों का इस्तेमाल क्या करेगा? ये भी क्वेश्चन बनता है कि पत्थर ही इंसान का सबसे पहला मित्र क्यों बना? क्योंकि सिंपल समझो, आप कहीं जंगल में जा रहे हो, ठीक है, कोई जानवर आपको दौड़ा दिया, आप क्या करोगे? बंदूक तो ढूंढोगे नहीं, जंगल में क्या मिलेगा आपको? पत्थर मिलेगा। पत्थर उठाओगे, फेंक के मारोगे, या तो जानवर और अधिक वायलेंट हो जाएगा या तो घायल हो जाएगा। ठीक है, सपोज डेट जानवर घायल हो गया तो आपका जान बचा। फिर और जोर से पत्थर मारे, जानवर मर गया। ठीक है, फिर यानी उसका शिकार कर लिया। यानी पत्थर एजे स्टार्टिंग पीरियड में उनके लिए वेपन का काम कर रहा था, हथियार का काम कर रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग में पत्थर उनके लिए क्या था? वेपन था, हथियार था। बाद में क्या हो गया? ये पत्थर उनके लिए वेपन के साथ साथ उनके लिए इक्विपमेंट्स भी बन गया, क्योंकि उससे जानवरों का शिकार करने के साथ साथ जानवरों को काटना, छीलना या खुदाई करना, इस तरह से बहुत सारे कार्यों में लिया जाने लगा पत्थरों को। तो स्टार्टिंग में पत्थर उनके लिए वेपन्स भी था, सेफ्टी के लिए यूज करते थे। तो पहाड़ों के पास उन्हें पत्थर मिल जाएगा जो उनका हथियार बनेगा, बाद में यूटेंसिल या बोल सकते हैं इक्विपमेंट्स बनेगा। गुफा मिलेगा, केव, जो सेफ्टी के लिए जरूरी है। इस कारण से इंसान पहाड़ों किनारे रहना पसंद करते थे, ये तो समझ में आया। अब नदी किनारे क्यों? नदी के पास क्या मिलेगा? मोस्टली जो पेड़ मिलेंगे नदी के आसपास मिलेंगे, है ना? नदी के आसपास पेड़ मिलेंगे। दूसरे जानवर नदी के आसपास आएंगे पानी पीने के लिए, तो वो जानवरों का इजीली शिकार कर पाएगा, पेड़ से भोजन संग्रह कर पाएगा, यानी फूड गैदरिंग कर पाएगा। यानी नदी के वजह से वहां पर उन्हें एक ही जगह पर ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। एक ही जगह पर उन्हें जानवर भी मिल जाता था शिकार के लिए, भोजन भी मिल जाता था पेड़ से, है ना? तो पहाड़ और नदी जहां पर एक साथ हो, वो उनके लिए सोने पे सुहागा वाला बात हो गया। पहाड़ में क्या हो गया? तो वहां पर उन्हें सेफ्टी मिला, घर मिल गया, समझ लो आवास। दूसरा, पत्थर मिले, स्टोन, जिससे वो बनाए वेपन्स। साथ ही साथ नदी जो है, नदी से उन्हें क्या मिल रहा है? तो नदी से उन्हें पेड़ पौधे मिल रहे हैं, यानी फल मिल रहा, फ्रूट, एनिमल्स मिल रहा शिकार करने के लिए, और पानी जो कि बहुत जरूरी है। तो ये जो आप कारण देख रहे हैं, जिस वजह से इंसान जो है वो पहाड़ों या नदियों के किनारे जो एरिया मिलता था उस एरिया में रहना अधिक पसंद करते थे। और दोनों अगर एक साथ सिचुएटेड मिल गया तो उनके लिए वो सोने पे सुहागा वाला बात हो जाता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। तो ये अपना क्लियर हुआ कि पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज या पैलोलिथिक एज में लोग क्या कर रहे थे? नदी या पहाड़ों किनारे रहा करते थे, आग के बारे में जानकारी था उन्हें, यात्रा करते थे, भोजन संग्रह करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, ये तीन चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक, दो, ये तीन पॉइंट जो आपके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि इंडिया में मिले, जैसा कि आप मैप में सामने देख रहे हो। हथनोरा नर्मदा घाटी, पल्लावारम चेन्नई भीमबेटका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आदमगढ़ सोहन नदी, बेलन नदी घाटी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपना कौन सा? भीमबेटका। तो हम लोग देखेंगे किसे? भीमबेटका को। तो देखो भीमबेटका क्या है। ये मध्य प्रदेश में है। क्या है? आवासीय पूरा स्थल, यानी वैसा पत्थर का स्थान जहां पर लोग आवास कर रहे थे, रह रहे थे, और यहाँ पर काफी समय तक रहे हैं। यानी ओल्ड स्टोन एज से लेकर के, यानी पेलोलिथिक एज से लेकर के मेजोलिथिक एज तक इंसान रहे हैं, दो पीरियड में रहे हैं। ठीक है, खोज हुआ था 1957 में। ये क्या है? पहाड़ है, पहाड़ में एक गुफा है, गुफा मिला वहां पर लोगों को, इंसान को पत्थर मिला, तो वहां पर रहने लगे। रहने के बाद क्या होता था कि कुछ लोग जाते थे शिकार करने, बाकी टाइम में खाली बैठे रहते थे गुफा में। तो क्या करेंगे? तो पेंटिंग की, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये हिरन बना हुआ है ना? ये हिरन बना हुआ है, ये इंसानों का कुछ इमेजेस बना हुआ है, ये कोई और जानवर है। तो इस तरीके से बहुत सारे पेंटिंग बनाते थे। अब पेंटिंग इंसान क्या बनाएंगे? जो चारों तरफ वो देखेंगे उसे ही दीवार पर उकेर देंगे। तो चारों तरफ जो भी देख रहे थे उसे दीवार में वो उकेरते जा रहे थे। चारों तरफ जानवरों को देखे, हिरन को देखे, हिरन का आकृति बनाए, इंसानों को देखे, इंसानों का आकृति बनाए। यानी पेंटिंग से हमें क्या फायदा हो रहा? हमें उस टाइम पीरियड का सोशल लाइफ पता चल रहा है ना? दूसरा,
16 तरह के रंग पहचाने गए, 16 कलर का इस्तेमाल किया गया था। वो कलर कैसे बना रहे थे? खनिज से, पानी से या जानवरों की चर्बी से। छवि ने वो चर्बी से कलर बना रहे थे। यानी इंसान अच्छा खासा डेवलप कर चुका था, उसे पता चल चुका था कलर कैसे बनते हैं। 26 तरह के जानवरों के अवशेष भी मिले हैं। तो ये जो भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ एक तो यहाँ पर 2 टाइम पीरियड का एविडेंस हमें एक ही जगह पर मिल जा रहा है, वहां पर से इंसानों के सोशल लाइफ के बारे में हमें पता चल रहा है ना। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो अब देखो, अब स्टोरी यहाँ पे कुछ कहानी अपना पहुंचता है कि प्री हिस्टोरिक एरा में हमने देखा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हमने देख लिया, लेकिन इसके भी 3 पार्ट्स हैं। उपकरणों के आधार पर, अलग अलग इक्विपमेंट्स के आधार पर, पत्थर के औजारों के आधार पर अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, इन दोनों को बाद में हम लोग देखेंगे। पहले पूरा पाषाण काल, पैलोलिथिक एज के इन तीनों स्टेजेस को हम लोग देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखा जाए आगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलोलिथिक एज। सबसे पहले इसके बारे में कहां पता चल रहा है हमें? सोहन नदी घाटी से। सोहन नदी क्या है? सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं सिंधु नदी की, ये सोहन नदी, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 तरह के मेनली हमें औजार मिलते हैं, पेबल्स, चॉपर, चॉम्पिंग। पेबल्स क्या होता है? जैसे ये पत्थर आप देख रहे हो, बालू में आपको मिलता है, रेत में गोल ऐसा आकार का पत्थर, अंडे के आकार का पत्थर, थोड़ा चिकना ऐसा रहता है, वो पेबल्स कहला गया। चॉपर, ये बड़ा सा पत्थर है, किसी चीज को चॉपिंग करने में काम आता होगा, ये काटने में काम आता होगा। ठीक है, इसका मेन इंपॉर्टेंट साइट कहाँ पर है? पाकिस्तान में सोहन नदी के किनारे, जिसको पेबुल या पेबल्स, चॉपर, चॉपिंग संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा, दक्षिण भारत में कहाँ मिल रहा है? भीमबेटका, बेलन घाटी, है ना। तो इन सभी जगहों पर हमें पता चलता है लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देना कि ये जो इक्विपमेंट्स है काफी बड़े साइज के, है ना, काफी बड़े साइज के, यानी हथेली उनका काफी बड़ा रहता होगा, पंजा, तभी तो इतने बड़े इक्विपमेंट्स को इजिली यूज कर पा रहे हैं। अब क्या होता है, इसके बाद का जो टाइम पीरियड आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इक्विपमेंट अलग दिखेगा, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। साइज लंबाई में तो लगभग वही है, लेकिन पतला हो गया, चपटा हो गया, थोड़ा सा ब्लेड ऐसा हो गया है। इसी कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लेड या फलक संस्कृति कहते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल, कहाँ कहाँ पर मिल रहा है? तो यूपी, एमपी, इस तरीके से इन सभी जगहों पर मिल रहा है। इसके बारे में हमें जानकारी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा अपना कौन सा? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये हो जाता है मिडिल पैलियोलिथिक एज, जहां पर उपकरण थोड़े से छोटे हो गए हैं। लेकिन इसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है वहां पर काफी छोटे हो जाते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, काफी छोटे उपकरण हो गए हैं। ये कहलाता अपर पैलियोलिथिक एज, उच्च पूरा पाषाण काल। यहां पर और भी ज्यादा पतला और कह सकते हैं नोकीला हो गया ब्लेड, लगभग में पैरेलल यानी सीधा होता था इस तरीके से। दूसरा, जो लंबाई होता था चौड़ाई से दुगना, यानी उसका जो भी चौड़ाई होगा उससे डबल होगा उसका क्या? लंबाई। ये भी मिल रहा है यूपी, एमपी, इन सभी जगहों पर। तो ये हो जाता है उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या। तो देखो, हमने अभी तक क्या क्या देखा? प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखा, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल में हमने देखा निम्न पूरा, मध्य पूरा, उच्च पूरा। अब हम लोग इन दोनों को डिटेल्स में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और साथ ही साथ हम लोग इसके बाद के वेस्टेज को आज के लेसन में देखेंगे। तो ये अपना मध्य पूरा पाषाण काल, देन आफ्टर नव पूरा पाषाण काल। तो पहले देखते हैं हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल, और उसके पहले इस ग्राफ को दिमाग में बैठा लेना। ये कुछ क्रोनोलॉजिकल चेंजेस हैं। पूरा पाषाण काल में इंसान जो थे वो फूड गेदरर थे, हंटर थे, शिकार करते थे, भोजन संग्रह करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में उनका प्रमोशन हो गया, वो फूड गेदरिंग तो कर ही रहे थे, हंटिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन अब जानवरों को पालने लगे, धीरे धीरे सिविलाइज होने लगे। और नवपुरा पाषाण काल में इंसान उस लेवल पर पहुंच गया जिस लेवल का अपग्रेडेड फॉर्म आज हम हैं, आप हैं, सारे लोग हैं। यानी इंसान भोजन संग्रह भी था, यानी फूड गैदरिंग कर रहा था, हंटिंग कर रहा था, एनिमल हस्बेंड्री कर रहा था, साथ ही साथ फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर करना शुरू कर देता है। ये नव पाषाण काल से
प्रेजेंटली ह्यूमन बीइंग का तार डायरेक्टली जुड़ता हुआ आपको दिखेगा। तो चलिए देखते हैं पहले मध्य पाषाण काल, जिसे हम लोग मेजोलिथिक एज या माइक्रोलिथिक एज भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उपकरण है काफी छोटे हैं, इसलिए माइक्रो यानी छोटे, लिथिक यानी पत्थर का काल, छोटे पत्थर का काल, सूक्ष्म पत्थरों का काल। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इक्विपमेंट्स काफी छोटे हो चुके थे। जहां पर अपना अपर पैलियोलिथिक एज खत्म हुआ था, वहीं पर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो अपर पैलियोलिथिक एज में चूंकि पत्थर और ये इक्विपमेंट्स जो कह सकते हैं छोटे हुए थे, तो उसका हमें जो आभास है वो मेजोलिथिक एज में भी दिख रहा है कि यहाँ पर पत्थर छोटे हो रखे हैं। क्या होता है कि थोड़ा सा क्लाइमेट चेंजेस होने लगा, ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, गर्मी बढ़ने लगा। यात्रा तो लोग कर ही रहे थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा रुकना शुरू कर दिए, थक जाते थे ना, गर्मी अधिक था। इसके बारे में सबसे पहले C.L. कराइल ने इसके बारे में बताया। कहाँ पर उन्हें मिला इनके बारे में इंफॉर्मेशन? तो विंध्य क्षेत्र में, जो कि मध्य प्रदेश के पास पड़ता है, वहां पर उन्हें लघु पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथिक इक्विपमेंट्स मिले। यहां पर इंसान पशुपालन शुरू करता है। कहां पर? सबसे पहले तो आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा बागोर, जो कि राजस्थान में है। इन दोनों जगहों पर इंसानों ने सबसे पहले पशुपालन शुरू किया। किस जानवर को पाला सबसे पहले? कुत्ता। इसलिए कुत्ता हमारा सबसे कह सकते हैं वफादार जानवर कहलाता है। इंसानों का कुत्तों के साथ जो संबंध है बहुत सबसे पुराना है। इंसान मछली भी पकड़ रहे थे, यानी टेक्निकल डेवलप हो चुके थे। क्योंकि मछली पकड़ना यार इतना आसान काम नहीं है, बहुत पेशेंस चाहिए। अगर आप में पेशेंस की कमी है तो मछली पकड़ना शुरू करो, पेशेंस को खुद आ जाता है। मछली पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। मछली दिखता तो नहीं है ऊपर से, पानी के अंदर है। अगर आप लोग, एक डंडा रहता है भाले के साथ, नोकीला रहता है, फेंक के मारना होता है, उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए। जाल बिछाओगे उसके लिए काफ़ी टेक्निकल आइडिया चाहिए। यानी इंसान का जो कह सकते हैं जो दिमाग था वो स्किल डेवलप होने लगा था। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या, इस काल में मानव का सर्वप्रथम अस्थि पंजर यानी कंकाल, स्केलेटन कहां पर मिला? प्रतापगढ़ के सराय नहराय तथा महदाह से। इन दो जगह से इंसानों का सबसे पहला अस्थि पंजर यानी स्केलेटन हमें मिला है। किस एज के हैं वो इंसान? तो मेजोलिथिक एज के। दूसरा, वृक्षारोपण का भी पहला साक्ष्य मिला। कहां पर? तो राजस्थान के सांभर झील के पास सबसे पहले इंसानों ने किसी पौधे को लगाया था। प्लांटेशन यहां पर से शुरू हो गया था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इंसान इस एज में, मेजोलिथिक एज या माइक्रोलिथिक एज में, इंसान फूड गैदरिंग कर रहा था, हंटिंग कर रहा था, एनिमल हस्बेंड्री शुरू कर चुका था। दूसरा, कृषि भी यहाँ पर कुछ हद तक कह सकते हैं स्टार्ट हुआ था, कुछ हद तक, बहुत रेयर, इसलिए ये एक्सेप्शन है, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है। आग का खोज तो पहले ही हो चुका था, जैसा कि सराय नहराय में पशुओं का कुछ आधा जला हुआ हड्डी मिलता है, यानी इंसान शायद उसे पकाए होंगे, है ना। दूसरा, महदा से गर्त चूल्हे यानी धरती के अंदर गड्ढा में चूल्हा बनाया गया था, तो गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले। चूल्हा बना था यानी पकाया जाता हुआ, पका के खाने का सिस्टम शुरू हो गया था। बर्तन मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जैसा कि चौपिन मांडो इलाहाबाद से मिला है। हम लोग देखते हैं कि विश्व में मिट्टी के बर्तन का जो सबसे पुराना साक्ष्य यही मिलता है, इलाहाबाद से। महदा से सिलवट्टा भी मिला। सिलवट्टा वो जो पत्थर होता है ना, जिस पर एक और छोटा सा पत्थर लगाकर पेस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो सिलवट्टा भी मिला है। दूसरा, आवास जो था अस्थाई था, टेम्पररी था, अस्थाई नहीं था, परमानेंट नहीं था। इंसान कहीं पर रुकते थे कुछ समय के लिए, फिर आगे मूव करते थे, फिर रुकते थे, फिर मूव करते थे, इस तरीके से इंसान चल रहे थे। मानव जो था उस वक्त आखेटक भी था, पशुपालक भी था, यानी शिकारी भी था, और पशु पालने वाला व्यक्ति यानी एनिमल हस्बेंड्री का भी काम कर रहा था। ये सारे कुछ साइट्स हैं पशुपालन के साक्ष्य, जैसा कि आदमगढ़ और बागोर में मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं मेजोलिथिक एज के। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या, जो हमने कुछ स्लाइड पीछे ही देखा कि मानव का सबसे पहला कंकाल हमें मिलता है, स्केलेटन मिलता है, तो वो स्केलेटन ये आपके सामने है। सराय नहराय से हमें सवाधान के साक्ष्य मिले। सवाधान मतलब शव को दफनाना। अब शव को कौन दफनाएगा? मरा हुआ व्यक्ति खुद तो नहीं दफनाएगा, उसके आसपास के लोग उसे दफन करेंगे। इसका मतलब क्या है? समाज में सोशल रिलेशन स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि कोई अगर मर जाता है, उसे कोई दूसरा इंसान अगर दफना रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच कुछ ना कुछ सामाजिक संबंध रहा होगा। जैसे कि आप देखते हो कि सड़क पे कुत्ते रहते हैं बहुत सारे, डेथ हो जाता है उनका अगर कुत्तों का, तो क्या कोई दूसरा कुत्ता उन्हें दफनाता है? नहीं ना। लेकिन इंसान ऐसा करते हैं क्योंकि सोशल रिलेशनशिप
स्टार्ट हो चुका था। दूसरा, युद्ध का भी कुछ हमें साक्ष्य मिलता है यहाँ पर, क्योंकि वो जो इंसान है जिसका कि यहाँ पर कंकाल मिला है, उसके सर पर एक पत्थर से वार किया गया था, पत्थर उसके सर के अंदर घुसा हुआ था। इसका मतलब उसे किसी ने मारा होगा, यानी सोशल रिलेशनशिप भी था और युद्ध भी हो रहा था, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था, है ना। फिर महदा से पुरुष और स्त्री को एक ही साथ दफनाया गया था, एक ही कब्र में दफनाया गया था, ऐसा भी साक्ष्य मिला। यानी युगल समाधान जोड़े में एक साथ दफनाने का भी परंपरा चल रहा था उस वक्त। ठीक है, चलिए। दूसरा, चित्रकला पेंटिंग, जैसा कि हमने देखा था कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। और जो मेजोलिथिक एज का जो पेंटिंग उसमें बना हुआ है, जो कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कितना साल पुराना है, तो उससे हमें पता चलता है कि मेजोलिथिक एज का जो पेंटिंग उसमें है, उससे हमें यौन संबंध का भी साक्ष्य मिलता है, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप हो रहा था इंसान के बीच। इंसान अपना जो संख्या वो बढ़ाने के लिए बच्चों को जन्म दे रहे थे, बच्चों को जन्म का भी साक्ष्य मिलता है, समाधान का भी चित्र वहां पर बनाया गया था। यानी अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं पूरी तरीके से सामाजिक संबंध का जो स्टार्टिंग है यहाँ पर से हो गया था। यानी आपसे अगर सिंपल पूछा जाए कि भारत में मानव का सामाजिक संबंध कब स्टार्ट हुआ, तो आपका आंसर होगा मेजोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल में इंसानों का सामाजिक संबंध स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने इन सबों को कवर कर लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं नवपाषाण काल। तो देखा जाए जरा नवपाषाण काल को। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। यहां पर आप देख रहे हो पत्थर में इक्विपमेंट्स में कुछ चेंजेस। जो पैलेयोलिथिक एज था काफी बड़े बड़े थे, मेजोलिथिक एज में थोड़े छोटे हो गए, लेकिन नियोलिथिक एज में वापस से बड़े हो जाते हैं। लेकिन एक चीज खास क्या है कि पॉलिश्ड किए हुए हैं, है ना, शाइनिंग आपको दिख रहा होगा। तो इंसान अब पॉलिश करने लगा पत्थरों को। पत्थरों से पता उन्हें समझ में आ गया कि पत्थर हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उन्हें सेफ से रखने लगे, उसे अपनी जरूरत के अनुसार अपने आकृति में रूप में ढालने लगे, बनाने लगे। तो इंसान पत्थरों को कटिंग करता, तोड़ता, अपने जरूरत के अनुसार उसे शेप देता और पॉलिश भी करना शुरू कर दिया था इस एज में, नियोलिथिक एज में हम लोग कह सकते हैं, नवपाषाण काल में। कहाँ पर साक्ष्य मिल रहा है इसका, तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ, पाकिस्तान में। यहाँ पर इंसान भोजन संग्रह तो कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, पशुपालन तो कर ही रहे थे। शुरू क्या किए, खेती, कृषि, एग्रीकल्चर यहाँ से शुरू हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक अस्थायी आवास मिलता है। इंसान अब अष्टिक होने लगे, क्योंकि खेत को एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं ले जा सकते। अभी तक क्या था, इंसान एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, शिकार कर रहे थे और फूड गैदरिंग कर रहे थे पैलियोलिथिक एज में। तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव इजली कर सकता था। लेकिन मेजोलिथिक एज में क्या था, इंसान जब जानवर पालने लगे तो कहीं कहीं पे रुक जाते थे। लेकिन नियोलिथिक एज में जब खेती कर रहे हैं तो खेत को उठा करके दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है, वो तो फिक्स रहेगा। अब इंसान के पैर बंध गए, अब वो फिक्स हो गया इंसान एक जगह पर। अब एक इंसान यहाँ पर रुका है, उधर से चलते हुए कोई व्यक्ति आया, वो भी रुक गया, और व्यक्ति रुक गए। धीरे धीरे यहाँ पर समाज जो है वो डेवलप होने लगा। अभी तक जो सामाजिक संबंध था, सामाजिक संबंध अब जो है, यानी जो परिवार नामक संस्था था मेजोलिथिक एज में या माइक्रोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में, वो पारिवारिक संस्था, सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था के रूप में डेवलप होने लगा। समाज बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर अस्थायी आवास के साक्ष्य जैसा कि देख रहे हैं कहाँ मिल रहा, बुर्जहोम से। कपड़े पहनते थे, कपास का इस्तेमाल करते थे, बर्तन भी यूज करते थे, जो कि मेहरगढ़ से मिला है। यहाँ पर देखो क्या क्या चेंजेस आया। सामाजिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन, कुछ इकोनॉमिकल, कुछ पॉलिटिकल और कुछ रिलीजियस भी चेंजेस आया है। एक एक करके सारों चेंजेस को हम लोग देखेंगे। देखो सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, तो खेती शुरू हो गया था। मेहरगढ़ से हमें क्या मिला, रागी सबसे पहले, ठीक है। लेकिन सरप्लस खेती नहीं था, इंसान उतना ही ग्रो करता था जितना वो कंज्यूम कर सके। आवास तो अस्थायी होगा ही खेती की वजह से, जैसा कि बुर्ज होम से हमें मिला गर्तावास। गर्तावास मतलब गर्त का आवास, यानी धरती के नीचे वाला जो घर होता है, यानी अंडरग्राउंड घर था उस वक्त। मिट्टी सरकंडे के गोलाकार घरों के साक्ष्य भी मिलते हैं कहीं कहीं पर। अस्थाई कृषक, यानी खेती के वजह से अस्थाई हो चुका था इंसान, कपास का इस्तेमाल कर रहा था। दूसरा हम लोग देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में और क्या परिवर्तन, आभूषण, ज्वेलरी का यूज होने लगा था। तेलाकोटा से हमें क्या मिला, सोने का बाली प्राप्त हुआ। इंसान अब महंगे स्टोन का पहचान हो गया था, इंसान को ज्वेलरी का समझ आ गया था। बर्तन का यूज हो रहा था, कुम्भकारी का शुरुआत जैसा कि दिखता है।
स्टार्टिंग में तो हाथ से बनाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इंसान पहिए पर, गोले से पहिए पर भी बर्तन बनाना शुरू करते हैं। और इसका हमें क्या क्या मिलता, बर्तन भी कुछ मिले, जैसे पॉलिश किया हुआ काले रंग का बर्तन, ग्रे कलर का बर्तन, चटाई की छाप वाला बर्तन। इस तरह से 3 तरह के मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं। इकोनॉमिकल चेंजेस क्या दिखता, तो देखो खेती और पशुपालन काफी बड़े पैमाने पर होना शुरू कर रहे थे, लेकिन किए नहीं थे 100%। कुछ कुछ जहां पर मिलता है ऐसा एग्जाम्पल, इसलिए कर रहे थे। इसलिए व्यापार का कुछ खास जानकारी नहीं मिला, लेकिन इतना तो पता चला कि जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रहा था उसके लिए वाटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था, विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल, यानी एक्सचेंज पॉलिसी, सामान के बदले सामान। दूसरा, अलग अलग व्यवसायिक वर्ग के लोग थे, जैसे कोई कुम्हार हो गया, मिट्टी का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला हो गया बढ़ई, या लोहे का काम करने वाला लोहार। इस तरह से समाज में कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिवीजन होने लगा था। अलग अलग कार्यों के आधार पर अलग अलग वर्ग में लोग बंटने लगे थे, और उस बंटने की वजह से किसी के पास संपत्ति अधिक, किसी के पास कम, तो व्यावसायिक संपत्ति का भावना भी आने लगा, यानी ऊंच नीच अमीर गरीब का भावना भी आने लगा कि किन्हीं के पास संसाधन अधिक है, किसी के पास संसाधन कम है, तो इस तरह का भावना भी आने लगा था। दूसरा, सामाजिक आर्थिक इनइक्वालिटी उसी कारण से जन्मा, क्योंकि ऊंच नीच का भावना आएगा तो इनइक्वालिटी का तो जन्मेगा ही। और समाज क्या था, पुरुष प्रधान समाज, पुरुषों का वैल्यू अधिक दिया जाता था, पुरुष प्रधान समाज था ये अपना पाषाण काल। लेकिन इसके बाद का समाज अपना महिला प्रधान होगा, वो भी देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आगे देखते हैं राजनीतिक परिवर्तन के बारे में कुछ खास जानकारी तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ घर हमें मिले हैं गोलाकार, आयताकार, जो कि जमीन के ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि मोस्टली घर तो अंडरग्राउंड थे, और कुछ ओवरग्राउंड है। इसका मतलब कि शायद कुछ खास घर रहा होगा, वो प्रधान रहते होंगे वहां के, तो मे भी कुछ राजनीतिक व्यवस्था रहा होगा, बट नॉट श्योर। आगे हम लोग देखते हैं इसके अलावा और क्या है, तो हाँ, आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक चेंजेस के बारे में, जो कि कुछ खास पता नहीं चलता, बस इतना पता चलता है कि इंसान नेचर को पावर के रूप में पूज रहा था, पहला। दूसरा, मरने के बाद उन्हें दफनाया जाता था, मरने के बाद दफना दिया जाता था, तो ये अंत्येष्टि क्रिया जिसे हम लोग कहते हैं वो हो रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कब्र, ओपन कब्र था, जब जरूरत हुआ किसी को दफना दिए, ढक दिए, फिर दफना दिए, फिर ढक दिए, इस तरह का होता था, यानी बार बार उसका इस्तेमाल किया जाता था। एक हमें बुर्ज होम में एक मिला है क्या, यानी कब्र मिला जहाँ पर इंसान को कुत्ते के साथ दफनाया गया, यानी इंसान पुनर्जन्म में विश्वास कर रहा होगा, तभी ना एक साथ दफनाया गया है दोनों को, ये सोचिए कि शायद अगले जन्म में इसका काम आए। फिर महिला देवी का, मातृ देवी या महिला देवी का पूजा बोल सकते हैं, यानी गोडेस, यानी जिनको पूजा जा रहा था, महिला रूपी किसी देवी देवता को या शक्ति को पूजा जा रहा था। जैसे प्रकृति, धरती, धरती माँ कहलाता है, यानी महिला, यानी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मातृ देवी का पूजा हो रहा था। ये देखो आपके सामने, इससे लिख लेना, पॉज करके वीडियो को इसे नोट डाउन कर लेना पेन पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस जहाँ से हमें मिले हैं प्री हिस्टोरिकल एरिया के, और क्या क्या मिले हैं वो सारे हैं, यानी कहाँ से क्या मिला है ये आपको पता चल जाएगा। जैसे मेहरगढ़ से क्या मिला है, इनाम गांव से क्या मिला है, तो ये जगह का नाम है, और ये वहाँ से मिले इक्विपमेंट्स का, साक्ष्यों का नाम है। आगे देखते हैं, ये 2 पार्ट में है, दोनों को पॉज करके लिख लेना। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख तथ्य, क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो विंध्य क्षेत्र जो है वहां पर नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग, तीनों का क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें दिखता है, यानी न्यूलिथिक एज के भी लोग थे यहाँ पर, चाकोलिथिक एज के भी थे, आयरन एज के भी लोग थे। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों हम लोग आगे देखेंगे। नवपाषाण काल तो हम लोगों ने देख लिया, आगे हम लोग ये दोनों देखेंगे। दूसरा, उत्तर भारत में जो कश्मीर है वहाँ से हमें ये सारे कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं, जैसे हड्डी के उपकरण मिले हैं, अंडरग्राउंड घर मिलते हैं, समाधान मिलता है, तो ये सारी चीज मिले हैं। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा चाकोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल, तांबे का युग। तो बात कुछ यूं है कि ये जो नवपाषाण काल, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक फेज इसका जो धातु के पहले वाला एज है, जब पत्थर का इस्तेमाल किया जाता, स्टोन का इस्तेमाल हो रहा था, और ये धातु वाला यूज है, यहाँ पर मेटल का इस्तेमाल हो रहा था, और मेटल में क्या, तो कॉपर यानी तांबे का इस्तेमाल हो रहा था, जिसे हम लोग चाकोलिथिक एज भी कहते हैं। तो इसे हम लोग ताम्रपाषाण काल, यानी इसे हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं इसे। देखो है क्या,
तीन हमें जगह मिले, तीन साइट मिले जहां पर हमें चाकोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल, सिंपल लैंग्वेज में कॉपर एज के साक्ष्य मिलते हैं। क्या तो आहार या बनास संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरोवे संस्कृति, तीनों को देखते हैं जरा मैप के साथ। पहला अपना क्या, आहार या बनास संस्कृति, कहाँ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो ये है राजस्थान, तो राजस्थान को पहले डिवाइड करेंगे इस तरीके से, दक्षिण पूर्वी, ये साउथ है, ये ईस्ट है, यानी इस एरिया में है ना, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये हमें मिला है। क्या मिला है तो देखो, यहां पर हमें आहार, गिलूंद, ये सब जगह मिलते हैं जहां पर हमें मिल क्या रहा है, तो पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले। ध्यान देने वाला बात है कि पक्के हुए ईंट, लेकिन ये सिर्फ एक ही जगह से मिले हैं, इसलिए आप कह नहीं सकते कभी भी कि ताम्र पाषाण काल में या पाषाण काल में या स्टोन एज में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये एक ही जगह से मिला, तो ये एक्सेप्शन हो गया, एग्जाम्पल तो बनेगा नहीं, है ना। इसे हम लोग ताम्रावती भी कहते हैं इस आहार या बनास संस्कृति को, क्योंकि सबसे अधिक तांबे के इक्विपमेंट्स हमें यहीं पर से मिले हैं। ठीक है, आप देखते हैं आगे इसके बाद वाला। हाँ, इसके बाद है अपना मालवा। मालवा संस्कृति जो है ये कहा, पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो देखो ये मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है, सॉरी, और इसका पश्चिमी यानी वेस्ट, ये वाला पोर्शन बोला जा रहा है। तो इसके पहले आहार का हमने ये वाला एरिया देखा, मध्य प्रदेश में जो मालवा संस्कृति उसका हमने ये एरिया देखा, तो दोनों साथ में लग रहे हैं, यानी यहाँ से कल्चर ग्रो होकर यहाँ तक पहुंचा होगा शायद, या यहाँ से ग्रो होकर यहाँ तक पहुंचा होगा, ऐसा ही कुछ रहा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आप सिंपल समझो एक बात कि आहार संस्कृति से जो कॉपर एज है, चाकोलिथिक एज है, वो जो कल्चर है वो डेवलप होकर पहुंचा मध्य प्रदेश के मालवा वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक तांबे मिले, यानी यहाँ पर स्टार्ट हुआ होगा फिर यहाँ पहुंचा होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा वाले एरिया में। यहाँ पर क्या है तो देखो, यहाँ पर अनाज की साक्ष्य मिली, यानी खेती हो रहा था। ताम्र पाषाण काल का उत्कृष्टम साक्ष्य मालवा मृदभांड, मालवा में मिट्टी का जो बर्तन मिला है वो ताम्र पाषाण काल का, चाकोलिथिक एज का सबसे उत्कृष्ट, सबसे बेस्ट कलाकृति है, ये बोल सकते हैं। और तीसरा जो है वो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है, कह सकते हैं। जस्ट ए मिनट, सॉरी, इसे देख लेते हैं पीछे। हाँ, तीसरा अपना जोरोवे संस्कृति। तो जोरोवे संस्कृति में क्या है तो देखो, अहमदनगर महाराष्ट्र से मिला है। आप देखो थोड़ा सा रिलेशन, यहां से मिला हमें आहार या बनास, यहां से मिला हमें मालवा, और यहां से हमें मिल रहा है महाराष्ट्र और अहमदनगर से क्या, जोरोवे। इस तरह से आपको जाते हुए दिख रहा है जो कल्चर है। देखो यहाँ पर क्या क्या है तो समझो, ये सब तो जगह का नाम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक चीज क्या दिखता है कि जो भी एडल्ट व्यक्ति मरते थे, वयस्क व्यक्ति मरते थे, उनके मरने के बाद उनके पैर को काट दिया जाता था, काटने के बाद दफनाया जाता था, क्योंकि ऐसा मानना था लोगों का कि कहीं मरने के बाद वो भूत ना बन जाए, भूत बनकर सबों को परेशान ना करे, इसलिए उसके पैर को काट कर उसे दफनाया जाता था, है ना, थोड़ा कॉमेडी। तो ऐसा कुछ चल रहा था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देख लो क्या है। ताम्रपाषाण काल के कृषक ग्रामीण संस्कृति था, यानी एग्रीकल्चर था, और क्या था तो रूरल था, अर्बन नहीं था, रूरल था। दूसरा, मातृ देवी की उपासना, व्यापार होता था, पशुपालन हो रहा था, लेकिन घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं था लोगों को। गेहूं, चावल, बाजरा, इन सब को खेती हो रहा था। पक्के ईंट से परिचित नहीं थे, वो इसलिए लिखा गया क्योंकि केवल पक्के ईंट मिले हमें आहार या बनास में, जो कि राजस्थान में, आहार या बनास में, जो कि राजस्थान में, वहां से मिला पक्का ईंट। और ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, नॉट एग्जाम्पल। ठीक है। दूसरा, पूर्वी भारत में चावल और पश्चिमी भारत में गेहूं, जो कि आज भी चलता है। पूर्वी भारत में चावल अधिक खाया जाता है, पश्चिमी भारत में गेहूं अधिक खाया जाता है, और उस तरीके से उगाया भी जाता है। नदियों एवं पहाड़ों के करीब लोग बसते थे, वो तो शुरू से पाषाण काल में हमने देखा है ऐसा हो रहा था। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही था। मिलते हैं आप सबों से अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से क्लिक करें। आप मुझे अनअकैडमी पे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको स्टडी मटेरियल हमारा मिलते रहता है बहुत सारा, तो आप इस लिंक पे जाकर टेलीग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारा जीमेल आईडी है, ये हमारा वेबसाइट, बाकी के लिंक आपको सामने दिए गए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। ये अनअकैडमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे आईडी पे पहुंच के मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे बहुत सारे क्लासेस लिए जा चुके हैं अनअकैडमी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे आप इजीली आराम से वॉच कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं आप सबों से नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर से कीजिएगा। अच्छी चीज शेयर करनी चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है लगा, इसका मतलब आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगेगा, तो आप शेयर जरूर से करना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।